यूनिवर्सिटी में एक लड़की का एडमिशन होता है, वो अपना दाखिला लेती है, को एजुकेशन में आती है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप्स बनते हैं, लड़की लड़के आपस में इकट्ठे बैठते हैं, तो फिर मामलात खराब कहाँ से होते हैं? लड़कियों को यूज कहाँ पर किया जाता है? मर्द और औरत दोस्त। भाई सबसे बड़ा इस दुनिया का बकवास है, मर्द और औरत दोस्त हैं। मर्द और औरत कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। अतीका नामी लड़की कहती है ये हिजाब नहीं, ये कुरान पाक को गलत तस्वर दे रही है। ये अतीका ने कौन से फतवा में लिखा ये आपके इंस्टाग्राम पे उन्होंने आपको पोस्ट के नीचे कमेंट्स किया है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के आपको कमेंट्स मिलेंगे। और ये कौन लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जिन्होंने खुद हिजाब नहीं किया हुआ, जिन्होंने सर पे दुपट्टा तक नहीं किया होता, वो खवातीन आके हमें बता रही होती हैं हमने सही हिजाब नहीं किया हुआ। लाइक हु द हेल यू पीपल आर टू जज कि किसी ने सही हिजाब किया या नहीं किया। कुछ वीडियोस में, कुछ तस्वीर में आपके जिस्म की नुमाइश हो रही है। नो दिस इज वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि बहुत से आपको लगता है आपको अपनी नजर का पर्दा वहाँ पे करना चाहिए। जिन लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखे हैं उनको नहीं, भी आप तो अपनी राय दे रहे हैं ना, आप तो अपनी राय दे रहे हैं। आप तो मुझ पे जज बन के ये बता रहे हैं नहीं, मेरी बात, मैं अपनी बिल्कुल आप उन खवातीन से लाख दर्जे, हजार दर्जे बेहतर हैं। मुझे किसी से बेहतरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अरसलान साहब। आप यहाँ पे जज बन के मुझे कह रहे हैं। मैं जज नहीं, मैं आपके ये कमेंट्स ये देखे कमेंट्स आते रहे, ये लोगों के ये कमेंट्स कहता है, कोई कहता रहे। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को क्या आप जवाब देगी, पैगाम देगी? दे चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की हमारी पॉडकास्ट की मेहमान है मोहतरमा तरीम काजी साहिबा, जिनकी वजह शोहरत उनका हिजाब बना और उन्होंने इस मीडिया फील्ड के अंदर भी काफ़ी हद तक अपना नाम कमाया, और वो भी हिजाब में रहते हुए। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ मार्केटिंग का भी काम करती हैं, और इसके साथ साथ ख़वातीन के हक़ में और मर्दों के हक़ में भी काफ़ी हद तक बोलती हैं। आज हमारे साथ ये स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ख़वातीन इस मुआशरे में अपने आप को कैसे महफूज करें, और मर्दों के लिए कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं और ख़वातीन के लिए कौन से बैरियर्स हैं, और ख़वातीन किस तरह इस मुआशरे में रहकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे तरीके से गुजार सकती हैं। बात करते हैं मोहतरमा तहरीम काजी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं कि क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ और पाकिस्तान के एक लीडिंग मीडिया नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हूँ। उसके साथ मैं एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ। मैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स की लाहौर रीजन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इसके साथ साथ मैं मार्केटिंग की कुछ सर्विसेज जो हैं वो भी दे रही हूँ। ओके अच्छा, आप जब मीडिया में इन हुई या फिर लाहौर में, अगर मैंने देखा ऐसे 3-4 साल पहले, तो आपकी वजह शोहरत जो है वो ये हिजाब बना, और इस हिजाब ने आपको बहुत इज़्ज़तों से भी निवाजा, और कहीं पर लोग जो है आपको तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताएं कि आप कब से ये हिजाब कर रही हैं? हिजाब मैंने 2015 में शुरू किया था, जो बाकायदा था। उससे पहले भी मैं हिजाब करती थी, नकाब करती थी, बट फैमिली इवेंट्स में ये होता था कि नहीं करती थी। मैंने जब 2013-14 में कुरान पाक की तफसीर पढ़ी थी, उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे अब हिजाब और नकाब करना है। अल्लाह से जब हम किसी चीज़ के लिए मदद मांगते हैं या हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, तो वो चीज़ फिर अल्लाह ताला हमें देना शुरू कर देता है, और उसके लिए राहें जो है वो आसान करना शुरू कर देता है। ठीक है। मेरे लिए भी अल्लाह ने राह आसान कर दी। ये डिसीजन लिया, शुरू में फैमिली की तरफ से भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, आसपास के लोगों की तरफ से कि अब क्या फ़ायदा। लाइक आई वाज 18 की होने वाली थी मैं शायद उस वक्त, जब मैंने ये हिजाब करना स्टार्ट किया था। ओके। उन्होंने कहा कि अब इतने साल गुजार दिए, अब क्या करना है हिजाब करके। बट मेरा उस वक्त भी यही स्टैंड था कि अल्लाह ने एक काम आपसे करवाना है, वो जिस वक्त करवाना है आपने उसे कर लेना है। एटलीस्ट आप उसे करना तो स्टार्ट करो। यू नेवर नो, जो दिन गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो वक्त चल रहा है उस वक्त को आप कैसे गुजारते हो, या उस पर क्या डिसीजन लेते हो, किस राह पे चलते हो, ये मैटर करता है। तो मैंने उस वक्त भी यही फैसला किया था कि मुझे अब इसको कंटिन्यू करना है। हम इंसान हैं, और इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता। परफेक्शन तो किसी भी चीज़ में नहीं है अल्लाह के ज़ात के सिवा। जो तनकीद करते हैं या जिनका ये स्टैंस है कि ठीक नहीं है या ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं अल्लाह से यही कहती हूँ, हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिस मकाम पे हमें कल उससे बेहतर पे लेके जा। आज अगर कोई कमी बेशी है तो कल बेहतरी में उसको कन्वर्ट कर दे। तो मैं उन लोगों को भी यही कहती हूँ कि
बजाय आप नेगेटिव बातें करने के या दूसरों को डिस्करेज करने के, आपको पॉजिटिवली इनकरेज करना चाहिए। देखिए, हिजाब करना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। हिजाब अपने साथ बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी लेके आता है, आपकी बाउंड्रीज होती हैं, और उसी के साथ साथ आपका नफ्स भी आपके अंदर मौजूद है, और नफ्स जो है वो आपको हर वक्त बुराई पे उकसा रहा होता है। तो उस सब के साथ लड़ते हुए, उस सब पे मेहनत करते हुए अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और आज के फितनों के दौर में स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम उसे इनकरेज ज़रूर करें, और अगर इनकरेज नहीं भी करना तो डिस्करेज तो ना करें। देखिए, अल्फाज कहते हैं कि तलवार से ज़्यादा उनकी धार होती है, और आपके नेगेटिव अल्फाज हो सकता है किसी को पहले से ही वो कितना गिरा हुआ हो, अंदर से टूटा हुआ हो, तो आपके अल्फाज से बिल्कुल ही मसमार कर दें। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें जब भी हम बोलते हैं ना, तो अपने अल्फाज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मैम, आज हम जो है डिफरेंट मौज़ूआत पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, और आज की हमारी पॉडकास्ट का पर्पज़ ये होगा कि इस पॉडकास्ट से कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को, कुछ मर्दों को सीखने का मौका मिले और उन तक कोई हम अच्छा एक पैगाम पहुँचा सके। आप अक्सर औक़ात ख़वातीन के हक़ में बात करती हुई नज़र आती हैं, और फिर अक्सर औक़ात आप मर्दों के हक़ में भी बात करती हुई नज़र आती हैं। आप बताइएगा कि आज हम बात करते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट है वो यूनिवर्सिटी की उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट में आती हैं, तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, तो उनको स्टार्ट में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल अरसलान, आपने सही कहा। मैं मर्दों की भी बात करती हूँ, मैं औरतों की भी बात करती हूँ, मैं ख्वाजा सराओं की भी बात करती हूँ, मैं बेसिकली इंसानियत की बात करती हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि मसाइल हर तरफ होते हैं, वो औरत हो, वो मर्द हो, हर तरफ मसाइल हैं, और हमें उन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी में आने वाली लड़कियों की, तो यूनिवर्सिटी क्योंकि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो होता है, एक पूरी आप कहें कि वो एक सिविलाइजेशन होती है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हो। अब मसला कहाँ पे आता है हमारे यहाँ, क्योंकि घरों में जो मोस्टली मिडिल क्लास का माहौल है वो घुटा हुआ है, उसमें इतनी आज़ादी नहीं है, कुशादा नहीं है। बिल्कुल। वो वहाँ पे बच्चों को शेयरिंग करने की इतनी इजाज़त नहीं होती, ख़ुसूसन लड़कियों पे पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। आप सोचे कि लड़के यूनिवर्सिटी आके बहुत सी चीज़ों में पढ़ जाते हैं, तो लड़कियां तो फिर उनको बहुत दबा के रखा जाता है। शुरू से इंटरेक्शन जो है वो उनका लड़कियों के साथ ही हो रहा होता है। जब एकदम से दोनों जेंडर्स आते हैं को एजुकेशन में, तो उनके लिए एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ये। अब उस एक्सपीरियंस को उस एज ब्रैकेट के अंदर कैसे कोप अप करना है, इसके ऊपर हमें पहले कुछ नहीं सिखाया गया होता। और अगर कुछ कहा भी गया होता है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लड़कों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो जो नहीं होता है ना, वो कहीं यहाँ खटक रहा होता है लड़कियों और लड़कों के, यार घर वाले पता लग गया ना, बड़ा काम खराब हो जाएगा। ठीक है। अब वो क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, ऑपोजिट जेंडर्स हैं, तो वो जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो चीजें तो हो रही होती हैं। अब उसमें कैसे खुद को बचाना है, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता चल रहा। ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए कि क्लास में जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, को एजुकेशन होती है, वहाँ ग्रुप्स बनते हैं और वो स्टडी के लिए होते हैं। टीचर्स उसे स्टडी के लिए बना रहे होते हैं, टीचर किसी और मकसद के लिए नहीं बना रहे होते। लेकिन अब क्योंकि लड़कियां लड़के आपस में शाये होते हैं, मुझे तो कई टीचर्स इस तरह के मिलते हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारी क्लास में तो ऐसी भी लड़कियां आती हैं जो अपनी अटेंडेंस पे अपना यस सर भी नहीं बोलती कि हमारा नाम सब ना सुने। हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है, ऐसे शाये होती है और शाये होती हैं। मतलब हंसी आती है एक टाइम पर, लेकिन उस टाइम पे जो वो बच्ची उस चीज से गुजर रही होती है ना, वो उसका एक अलग किस्म का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा होता है। क्योंकि घर से इतनी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि कोई लड़का तुम्हारा नाम ना ले, किसी को तुम्हारे नाम का ना पता चले। अब आपने बच्ची को यूनिवर्सिटी भेज दिया है। हमें मसला ये है कि हम सोसाइटी में मर्द और औरत के इंटरेक्शन को एक टैबू की सूरत में ही देखते हैं हमेशा। हालांकि मर्द और औरत दोनों ही सोसाइटी का हिस्सा हैं और उन्हें इंटरेक्ट करना है। मसला कहाँ पे है कि अपनी रवायात, अपनी बाउंड्रीज को बरकरार रखते हुए इंटरेक्ट करना है, और इसी पे काम करने की जरूरत है, जो नहीं होता और फिर मसाइल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक केस ऐसा आता है हमारे पास कि लड़कियां जो हैं वो
अपने गार्ड्स के साथ, जो हॉस्टल्स के गार्ड्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के गार्ड्स होते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसको हम थोड़ा सीक्वेंस वाइज लेके चलें कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की का एडमिशन होता है, वो अपना दाखिला लेती है, को एजुकेशन में आती है, उस वक्त ये जो चीज़ें आपने भी डिस्क्राइब की है, मेरे ख्याल में दैट इज़ द वंडरफुल, और यही होता है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप्स बनते हैं, लड़कियाँ लड़के आपस में इकट्ठे बैठते हैं, तो फिर मामलात ख़राब कहाँ से होते हैं, लड़कियों को यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जब लड़कियाँ अपने इंटरेक्शन को अपनी कमज़ोरी बना लेती हैं, जब वो तवज्जो के लिए, जब वो मोहब्बत के लिए किसी के सामने भीख मांगने लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, इंटरेक्शन होता है, नॉर्मली चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जो कोई दिमाग के अंदर जिसके कीड़ा है ना, उसको पता होता है कि मैं क्या वार करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल अब वो तो अपने पूरे उस प्लानिंग से चल रहा होता है। जो अगला बंदा होता है, जो बस ब्लाइंडली चल रहा होता है, उसको नहीं समझ आ रही होती इस बात की। अब होता क्या है कि अक्सर तो पहले दोस्ती के जाल में फंसाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें शुरू होती है ना। चलो आज हमने यहाँ घूमने जाना है, आज हम ये खाने जा रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी के बाद ये करना। हाँ, हम तो दोस्त हैं, मर्द और औरत दोस्त हैं भाई। सबसे बड़ा इस दुनिया का बकवास है, मर्द और औरत दोस्त हैं। मर्द और औरत कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। आप क्या समझती कि दोनों के दिल में कुछ चल रहा होता है? देखिए, दोनों ऑपोजिट जेंडर्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। दोस्ती एक बेलोस जज्बा है। ओके। मर्द और औरत ऑपोजिट जेंडर हैं, और ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। वो हदूदो कयूद होती हैं। बिल्कुल ठीक है। दोस्ती में हदूदो कयूद नहीं होती हैं, आप टच भी कर लेते हो, ठीक है। और दोस्ती अपने जेंडर से ही अच्छी लगती है। और अगर आपको इतना ही किसी मेल से दोस्ती करने का शौक है, इतनी ही तमन्ना है, तो फिर अपने शौहर का इंतजार करें, उससे दोस्ती करें। ठीक है। अच्छा, मतलब कि जाल में फंसती ऐसे, अच्छा बाद में बात होती है, फिर वो एक किसी पॉइंट पर मिलते हैं, फिर सबसे पहले मद करता क्या ऐसे हाथ तारीफ, ठीक है, ओके, बिल्कुल एडमायर करता हूं। सबसे पहला जो वो जाल है ना, वो तारीफ का है, ठीक है। और औरत जो है वो तो उसको तारीफ चाहिए, तो उसको पिघल जाती है, वो तो पिघल, उसको केयर दो, उसको तारीफ दो, तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लड़के को समझ आती है ना, लड़की मेरी लाइन पे आ रही है, फिर वो कहता है अब इसको तोड़ना है, अब इसको इतना जलील करना है कि ये मेरे सामने भीख मांगे। और फिर ऐसा होता है, क्योंकि औरत को जब आदत हो जाती है किसी मर्द के साथ बात करने की, उसकी केयर लेने की, उसकी मोहब्बत की एडिक्शन हो जाती है ना। आपको किसी से, आप 3 दिन एक काम करें, चौथे दिन आपका दिल करेगा कि यार मैंने ये करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो टेस्ट जब लग जाता है ना इंसान की स्पिरिट को, तो फिर वो उसे बेताब रखता है, ठीक है। और मर्द क्योंकि दरियाफ्त का परिंदा है, तो वो नई से नई चीजों को दरियाफ्त करना उसको पसंद है, और उसको टेस्ट जो कि हर दफा चेंज करना भी पसंद है। ये भी है मर्द की, खैर ये बहुत बुरी आदत है, और ये मेजॉरिटी में है। हम ये नहीं कह रहे कि हर मर्द ऐसा होता है। बिल्कुल। बाद में कमेंट्स आ जाएंगे नीचे कि जी सारे मर्दों को आपने ये कह दिया। बिल्कुल। देखिए, औरत और मर्द दोनों की फितरत में वफा भी है, बेवफाई भी है। अब मेजॉरिटी पे क्या चीज गालिब आती है, ये एक टॉपिक है डिस्कशन का। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जो मर्दों की है वो ऐसी है, वो चाहे गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो। बहुत कम जो एक पोर्शन है वो ऐसा है जो अपनी वैल्यूज को लेके चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लड़का क्या करता है, बातचीत स्टार्ट हो गई है, गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है, मोहब्बत की बातें और वो सब कुछ चलना शुरू। उसके बाद फर्स्ट क्या होता है, हाथ लगाता है, टच करता है, कहाँ पे टच करता है वो? ये फिर स्टेप्स है ना। अब ये कोई किसी स्टेप पे पहले पहुंच जाता है, कोई बहुत देर लग जाती है। लेकिन हमारा पर्पस ये लड़कियों को समझाने का कि होता आपके साथ क्या है। हाँ। यूं मेरे ख्याल में जो है, आई थिंक कि वो जस्ट ओ सॉरी यार, आपको गलती से हाथ टच है। अगर वहां पर खातून जो है अपनी दीदा दलेरी, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करती, कहती शट अप, वहां पे शट अप की कॉल होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन वो शट अप कॉल कैसे आएगी? इंटरेक्शन पहले ही इतना स्ट्रांग हो चुका है, पहले ही एतमाद का लेवल इतना बढ़ चुका है, एक दूसरे के सीक्रेट्स उन्होंने शेयर कर लिए हैं, चैट सारी पड़ी हुई है। अब डर सब, ये भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, उसको वो प्रिवेंट नहीं कर सकती। प्रिवेंट नहीं कर, देखें आपकी जो बाउंड्री है ना, वो अगर क्लियर नहीं है, सबसे अहम बात मैं बता देती हूँ, क्रक्स, आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। आपका मेल के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा है तो उसको पता हो कि ये उसकी लाइन है और ये इसकी लाइन है। अब इस दोनों जब लाइन को क्रॉस करेंगे ना, तो वो फिर मसला हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, ये लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो ही जाती हैं? आई थिंक जो अभी
सर्कमस्टांसेस इस वक्त चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली केसेस हो जाता ठीक है, है। हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि घर से तरबियत का भी कुछ एक मसला होता है। आजकल तो मैं जो देख रही हूँ, मैं अपने टाइम की बात करूँ तो फिर भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हुई हैं कि लड़कियां और लड़कों का वो बड़ा होता था, और हम तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हमें ज़रा ज़्यादा सख्ती होती थी। और हमारी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इन चीज़ों को लेके। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें तो वहाँ पे तो कोई समझ नहीं आती कि लड़का कौन है, लड़की कौन है। वहाँ पे एडमिशन ही टिकटॉक के लिए लिया जाता है, और फिर उसके ऊपर जो कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि बड़े वो चश्मो चिराग के जो उसके मालिक हैं या खैर। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि खातून को जी टच किया जाता है, फिर उसके बाद ये तोहफे तोहफ़ की तरफ बात कब चलती है? बिल्कुल, अब ये डिफरेंट सिनेरियो होता है। अब तोहफे तोहफ़ लेने वाली पार्टी अलग होती है और विक्टिम बन जाने वाली पार्टी अक्सर अलग होती है। देखें, विक्टिम जो है ना, विक्टिम एक शिकार होता है, जिसको एक शिकारी शिकार कर रहा होता है। जो तोहफे तोहफ़ लेने वाली पार्टी होती है ना, वो खुद शिकारी होती है, वो खुद दूसरे का शिकार कर रही होती है। उनका शिकार, उनका तरीका वारदात ही डिफरेंट होता है। तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। ऐसा नहीं होता कि जो तोहफे लेने वाली हैं वो शिकार भी हो जाएं। अच्छा, क्या कुछ लड़के सिर्फ तोहफे लेती हैं लेकिन वो टच तक नहीं करने देती है? ऐसे भी होता है? अब ये उनके ऊपर है। आई कांट से एनीथिंग। अब हो सकता है उनकी जो उनका लेन देन का तरीका है वो इस तरह का हो, इस तरह को, ठीक है। और हो सकता है कि वो बस सिर्फ बेवकूफ बना रही हो, क्योंकि बेचारे लड़के भी कुछ बेवकूफ बनते होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम बनती हैं, ठीक है, कुछ लड़के भी बेवकूफ बन जाते हैं। मैं वही बात कह रही हूँ ना कि ये एज की वो ब्रैकेट है जिस ब्रैकेट में आप इमोशंस को बहुत एक्सेसिवली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और आपको उस टाइम में एक पार्टनर चाहिए होता है। अब वो नीड तो पार्टनर है, लेकिन हमारे जो माशी हालात होते हैं, या उस वक्त जो हमारा सोशल स्टेटस होता है, या वालिदैन या फैमिली या हमारा सिस्टम, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा होता कि हम अब शादी करें, एक बंदे की जिम्मेदारी उठाएं। अब जब शादी भी नहीं करनी और अपनी वो इमोशनल नीड्स भी पूरी करनी है, अब उसमें कुछ लोग तो खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो नहीं करते वो इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। देखिए, बालिग होने के बाद क्यों कहा गया इस्लाम में कि निकाह का एहतमाम किया जाए, बच्चियों के भी और अपने बच्चों के भी? इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन नीड है। अब कंपेनियन चाहिए। अब मॉडर्न सोसाइटी में हमने क्योंकि अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इतना हाई भी कर लिया है, और हमने अब सोसाइटी में भी रहना है और इंसान भी हम हैं, तो फिर हमने एक नया ही तरीका निकाल लिया हमारे। अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत आम हो गया है। मैं जब सोचती हूँ, पीछे देखती हूँ, आज से कोई 5-10 साल पहले तो टैबू था, बिल्कुल टैबू था। लड़की को दोस्त, लड़के को दोस्त कहना भी टैबू था, बिल्कुल बहुत टैबू था। और मतलब कभी आप ये नहीं कह सकते थे अपने माँ बाप के सामने कि भाई हमारी क्लास में ये वाले लड़के भी पढ़ते हैं तो इस्लाम दुआ करवा दें आपकी। आप लड़कियां लड़के एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, और इस बात पे पेरेंट्स को कोई इशू नहीं होता। इवन के मैं तो ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनको पता है कि हमारे बेटे की फलां गर्लफ्रेंड है, और वो रात को उसके साथ घूमता फिरता भी है, जो मर्जी करता है, वो ट्रिप्स पे कहीं जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं। अच्छा, भाइयों को भी पता होता है कि हमारी बहन अब इस लड़के की गर्लफ्रेंड है? भाइयों ने भी किसी लड़के की बहन को गर्लफ्रेंड बनाया हुआ होता है। अच्छा, फिर वो आपस में आई थिंक दोनों ही एक दूसरे के वो ऐसे समझ लें कि जैसे बस वो इसी तरह का सिस्टम अब बन रहा है। आप सोसाइटी में देखें, अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ऐसी चीज ही नहीं है। यहाँ आप होटल्स पे चले जाएं, लड़कियां और लड़की इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं बैठे हुए सरेआम। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो रूम्स में जाके कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट्स पे बैठ के वो कर रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, इतने लेवल तक तो कोई मियाँ बीवी हरकत कर सकते होंगे। फिर मैंने सोचा यार, जो मियाँ बीवी होंगे उनको यहाँ कैसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो घर में भी वो सो द थिंग इज दैट कि हम अपनी वैल्यूज को तो छोड़ते ही जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम मजहब से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। हमने जो अल्लाह की बनाई हुई हदूद है ना, उनको फलांगने का अब तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना। और अल्लाह ताला ही अब
पाकिस्तान पे और इस हालात पे कुछ रहम करे, वरना मुझे तो हालात बहुत ही डार्क साइड पे ठीक जाते है। नजर। अच्छा मैम, इसके बाद आप क्या समझती हैं कि आपने तकरीबन इसको एक अच्छी तरह जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है कि लड़कियों को इन चीज़ों का हदूद का कम से कम उन्हें अपने ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बहुत सी ऐसी बच्ची जो कम उम्र समझ लें, नादान समझ लें, जो दानस्ता गैर दानस्ता तौर पर जो हैं वो किसी ड्राइवर, किसी माली, किसी गार्ड की जो कि मोहब्बत में या उसके चक्रों में आ जाती हैं, वो किस तरह आती हैं? ये अगेन वही बात है कि फ्रैंकनेस जब बढ़ती है ना आपकी किसी के साथ। आपने कोई इस तरह का वाकया देखा है कोई? ऐसा अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, हम्म। बट ऐसे वाकयात मैंने सुने हैं। जी। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल। मैंने ऐसे वाकयात जरूर सुने हैं ठीक है। कि ड्राइवर्स के साथ जाती हैं वैन्स पे बच्चियां, और फिर वहां पे उनकी अंकल अंकल कहते हुए इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस होती है कि फिर अंकल के साथ वो हर चीज शेयर कर रही होती हैं, और अंकल अब वो अंकल नहीं बन के सोच रहे, वो कुछ और बन के सोच रहे हैं, और लड़कियां जो है वो उस बेख्याली में, बेदहानी में वो इतनी ज्यादा उनके साथ फ्रैंक हो जाती हैं कि फिर मामलात बहुत खराब भी हो जाते हैं। कुछ वर्स्ट केसेस भी आते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसी न्यूज भी आ रही होती है कि जी वैन ड्राइवर ने जी रेप कर दिया है बच्ची का, और ये बहुत सेंसिटिव लाइंस हैं। देखिए, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन में एक लिमिट होनी बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि जो अभी कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं या स्कूल गोइंग मैट्रिक में आई हुई लड़कियां हैं, उनको सिखाना है कि भाई वो अंकल हैं, बस अंकल हैं, एक हाथ तक अंकल हैं। उनके साथ आपने इतनी फ्रैंकनेस नहीं बढ़ानी कि आप सब भूल जाएं। वो आपके हकीकी अंकल नहीं है, हकीकी अंकल के साथ भी आपके बहुत ही रिजर्व किस्म का आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो शफकत, मोहब्बत वो जो पहले सोसाइटी में होती थी कभी, वो अब वैसी नहीं है। चीजें बदल रही हैं, मीडिया का एक्सपोजर है इस वक्त हमारे पास। अक्सर जब हमारे पास ये फिगर्स आते हैं कि जी नाजेबा किस्म की वीडियोस देखने वाले ममालिक की लिस्ट में हमारे मुल्क का भी अनफॉर्चुनेटली नाम शामिल होता है, तो तकलीफ होती है। तो वो लोग वही है ना, ये जो हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं वो देख रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें तो फिर सामने आएंगी। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि बहुत सी लड़की इन तमाम सर्कमस्टांसिस से, इन तमाम वजूहात से वाकिफ़ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद चाहती हैं कि उनके शायद जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या जहाँ तक मैंने इसको नोटिस किया है, मैंने इस पे स्टडी किया, वो ये है कि लड़कियाँ सिर्फ अपनी ख्वाहिशात में इतनी अंधी हो चुकी होती हैं कि वो अपना कैलिबर नहीं देखती कि मैं किस लड़के के साथ, किस ड्राइवर के साथ उठ रही हूँ, किसके साथ बैठ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं कि जो खुद जो है अपने आप को निछावर कर देती, वो कहती मुझे यूटिलाइज़ किया जाए, मुझे जो मर्ज़ी किया जाए, जानती भी होती है, उसे पता होता है कि मेरे साथ होना क्या, लेकिन इसके बावजूद वो करती है। देखिए, जो इंसान का नफ्स है ना, वो इसके अंदर बैठा हुआ वो शैतान है जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। शायद बाहर वाले शैतान को फिर आप काबू कर लें, लेकिन अंदर का शैतान अगर तगड़ा है ना, फिर बड़ा मुश्किल है। तो हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह से हम खुद को कनेक्ट करें, हम दीन से खुद को कनेक्ट करें? इसलिए कि हम उन हदूद क़यूद को अपने ऊपर लागू कर सकें, उनमें रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें जो ज़रूरी हैं हमारी बका के लिए। बिल्कुल। अब उसमें क्या है कि लड़कियां कुछ होती हैं फितरत। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि मर्द और औरत दोनों के अंदर वफा और बेवफाई है, अंसर है, अच्छाई बुराई दोनों के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अब कौन जो है उस पर कौन सी चीज़ गालिब आ गई है, ये एक इशू है। अब कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, उनको पता होता है, कुछ तो बहुत ही बुरे मतलब हालात से आई हुई होती हैं, बैकग्राउंड उनका बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड होता है, और उनको ये चाहिए होता है कि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मयार जब आपके लिए एक पैसा, आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो उस मयार को पूरा करने के लिए वो उनको जो भी मिलता है वो स्टेप्स बनाती हैं, वो सीढ़ी बनाती हैं। बिल्कुल। अगर उनकी डायरेक्ट रसाई नहीं है किसी बड़ी असामी तक, तो वो ड्राइवर को बना लेंगी, वो अपने क्लासमेट कोई अच्छा सा जो अच्छा कमाने वाला लड़का है उसको कर लेंगी। एक खनास ये भी होता है लड़कियों में कि हम बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब जब ये बंदे के दिमाग में घुस जाए ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, वो बड़ा खराब करता है।
क्योंकि मर्द तो झूठी तारीफ भी करता है, उसे तो पता है कि मैंने कैसे जाल फेंकना है और मैंने इसको कैसे फंसाना है। अब वो लड़की चाहे खूबसूरत है या नहीं उसकी तारीफ जब तक मर्द को उससे जो चीज चाहिए वो नहीं मिल जाती, वो उसकी तारीफ करता है। लड़की कहती है वाह, उसमें उसको वो तोहफे भी दे देता है, कभी कभार उसको लंच डिनर करा देता है, कभी घुमाने ले जाता है। वो कहती है यार ये तो झटका ही बड़ा है जिंदगी का, छोड़ो सारी घर वालों की पाबंदियां, क्या गुर्बत, क्या चीजें, उसमें फिर वो बह जाती है। और जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हो ना, फिर आपका किरदार जीरो हो जाता है, जीरो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बहुत बड़ी बात की। वो फिर आपकी कोई हद नहीं है, फिर गिरने की कोई हद नहीं है, पस्ती की कोई हद नहीं है। इंसान जब इंसानियत के उस मयार से गिरता है तो फिर उसके लिए लातादाद जिल्लत ही जिल्लत। आप मुझे ये बताएं कौन से ऐसे 3 फिंगर टिप्स हैं जो कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं करने चाहिए? लड़कियों को लड़कों से दोस्तियां नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है। वो तो होंगी, मुश्किल नहीं है, हमने भी जिंदगी गुजारी है, हम भी आए हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आप अपना क्लासमेट उन्हें तस्लीम करें, आप उनके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी करें, सब कुछ करें, बट दोस्ती का रिश्ता ठीक है खवातीन के साथ खवातीन का जश्ता है और मर्दों का मर्दों के साथ जश्ता है। ठीक कहा जाता है औरत और मर्द के दरमियान तीसरा जो है वो शैतान गालिब आता है। तो आपको क्लासमेट की हद तक अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, और फिर अपने असूलों को, अपने जो आपकी फैमिली की वैल्यूज हैं उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी फैमिली अगर किसी चीज में स्ट्रिक्ट है और वो आपसे कहती है कि आपने ये नहीं करना, तो उसके पीछे कोई रीजन है। तो अपनी फैमिली वैल्यूज को ना भूलें। और नंबर 3 ये है कि अपने अंदर सबसे अहम चीज अल्लाह का डर रखें। जब खौफे खुदा होगा फैमिली भी नहीं होगी हर वक्त आपके ऊपर वॉच डॉग के लिए, अल्लाह हर वक्त है। तो अल्लाह से जो है ना अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करें और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगें कि वो आपकी इज्जत को महफूज रखे और आपको नफ्स के शर से बचाए। ठीक है, अच्छा लड़की या लड़के को दोनों में से किसी एक को कोई पसंद कर लेता तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? घर वालों को आपस में मिलवाना चाहिए और शादी करनी चाहिए, बस शादी करनी चाहिए। अच्छा लड़की को आप क्या कहती हैं कि 3 फिंगर टिप्स पर जो आप बताना चाहें उनको कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो 3 कौन सी चीज़ें हैं कि लड़की जब भी किसी लड़के की मोहब्बत में मायल होने लगे तो उन 3 चीज़ों का वो ध्यान रखे? अब ये देखिए कि लड़का कितना ऑनेस्ट है, लड़का अपनी फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट करता है, और उसके बाद लड़का जो है वो अपने आप को लेकर किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, लाइक उसकी क्या मेंटल कंडीशन क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है चीज़ों को लेके। ठीक है, अब लड़कियां इनिशियली लड़कों की या तो शक्लो सूरत से मुतासिर हो जाती हैं या उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से हो जाती हैं, या फिर तीसरा होता है कि उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, इन 3 चीजों से लड़कियां मुतासिर होती हैं और ये तीनों चीजें अपीयरेंस से रिलेटेड हैं। अंदर क्या है किसी का, अगर एक लड़का अपनी क्लास ही टाइम पे नहीं ले रहा, क्लासेस बंक कर रहा है, आपको लगता है कि वो कमिटेड है अपने फ्यूचर को लेके, वो जो फीसें उसके वालिदैन भर रहे हैं, ठीक है, वो अपने वालिदैन के साथ ही सिंसियर नहीं है। I mean that क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लड़का क्लासेस बंक करता है वो किसी भी लड़की के साथ लॉयल नहीं है? आप कह सकते हैं, आपकी अच्छा थंबनेल निकल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, आप आई थिंक अंडरस्टैंड करेंगे मतलब कैसे हो सकता है ना। बिल्कुल, देखें कमिटमेंट है ना। आप यूनिवर्सिटी क्या करने गए हो, आप क्या करने गए हो, बंक करने गए हो, बाहर कैंटीनों में बैठ के सिगरेटें पीने गए हो, आप वहाँ बैठ के दही भल्ले खाने गए हो, समोसे खाने गए हो, मतलब पढ़ने गए हो ना, काम तो करो, ये भी सब कर लो, लेकिन जब अपनी क्लास ले लो। लेकिन अगर आप पढ़ाई में ही कमिटेड नहीं है, जिस काम के लिए आप कहीं गए हैं वही नहीं ठीक से कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और काम ठीक करेगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि अब हमें ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि यूनिवर्सिटी से निकलकर ऑफिस में, जॉब्स में हिरासमेंट के जो केसेस हैं बहुत उनमें इजाफा होता नज़र आ रहा है, और कहा जाता है कि ख़वातीन को अब जो है हर गली मोहल्ले, हर मोड़ पर हिरासा किया जा रहा है। तो आप बताएं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें कि लड़की जो है वो अपनी तालीम हासिल करने के बाद जब वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी CV लेकर जाती हैं ऑफिस में, तो क्या होता है? अच्छा, मुझे एक लड़की ने वंस आई वाज ट्रैवलिंग तो अपना किस्सा बताया कि मुझे एक जॉब के लिए ऑफर हो रही है। तो फ़ोन पे मैंने बात की तो मुझे कहता है बस आप आ जाएं, बस आप आ जाएं। तो कहती कि वो खैर काफ़ी समझदार थी, मैं उस वक्त इतनी नहीं समझदार थी। कहती मुझे पता चल गया है, ये बस मुझे देखना चाहता है इसलिए ये मुझे बुला रहा है ना। मैंने कहा फिर तुम गई?
कहती हाँ मैं गई और मुझे वो कहता है ठीक है आप जॉब कर लें आ जाए। मैंने कहा ये तो बड़ा ख़राब है। मतलब अब लड़कियां जो काम कर रही होती हैं, बहुत सी लड़कियां समझ भी रही होती हैं, उन्हें पता भी होता है इस चीज़ का। लेकिन कुछ जो लड़कियां होती हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होता ना, जो बिल्कुल पैम्पर्ड चाइल्ड होती हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती। और शुरू में किसी भी आम सी लड़की को, या जो भी एक ऐसे माहौल से गई है जो रिस्ट्रिक्टेड सा है, जिसमें कोई इतनी ज़्यादा लड़कों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसको नहीं समझ आएगी कि हैरेसमेंट उसके साथ हो रही है। हैरेसमेंट जब फिजिकल तो एक बहुत बड़ा लेवल है ना, मेंटल एक टॉर्चर होता है बहुत सी चीज़ों के लिए। अब कोई लड़की उनकी बात नहीं मान रही तो वो उसको मुख्तलिफ तरह से इस तरह डिच करेंगे, उसको इतना ज़्यादा जिच कर देंगे मुख्तलिफ हरबे आजमाते हुए कि वो बेचारी मजबूर हो जाएगी। अब बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर चला रही होती हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ हर लड़की जो है वो कोई शौक से जॉब कर रही हो या उसको बहुत शौक हो ये सब करने का। बहुत सी लड़कियां हैं बेचारी जो काम कर रही होती हैं। वंस आई वॉज इन अ मॉल, एक बहुत बड़ा मॉल था। अब वहाँ पे एक ना बड़े बने हुए हैं जी, बड़े अच्छे, बड़े फ्रेंडली से अंकल से, अच्छी खासी उम्र के। अच्छा। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया उस लड़की का, एंड शी वाज इन अबाया। ओके। अब वो बेचारी लड़की समझ नहीं पा रही, मतलब मुझे वहाँ खड़े होके ऑकवर्ड लग रहा था। वो उसके एक्शन से लग रहा था कि वो चाह रही है कि ये मुझे ना इस तरह पकड़े, बट वो हा 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 ही हो बेटा बेटा करके ना, कोई बेटा भी है तो आपको किसने हक दिया कि आप उसको हाथ लगाओ, उसको टच करो। किसी को भी किसी वर्किंग प्लेस पे टच करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप इस्लाम कोई सोसाइटी, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में तो कहीं भी इजाजत नहीं है, कहीं भी इजाजत नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी की मर्जी के बगैर कोई भी किसी को टच नहीं कर सकता। और हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में ना ये एक बड़ा आम सा बन गया है, मर्द औरतों से गले मिल रहे हैं और बातें करते करते इधर टच कर दिया उधर कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। टच की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप किसी को टच नहीं कर सकते, ना लड़की किसी मर्द को टच कर सकती है, ना कोई मर्द किसी औरत को कर सकता है। आपका दोस्ती और इन चीज़ों में यही सब कुछ चल रहा होता है, वेरी कॉमन होता है ये तो। आप साथ बैठ रहे हैं, आई कैन रिमेम्बर कि हम तो इतनी एहतियात किया करते होते थे कि एक चारपाई है या एक जो सोफा है, लाइक उस पे भी हम किसी मर्द के साथ ना बैठें। एक फासला रखना ज़रूरी है। बट अब चीज़ें बहुत बदल रही हैं, वैल्यूज़ नहीं रही हैं उस तरह से, और लोग इस चीज को बॉदर ही नहीं कर रहे होते कि कजन है या हमारा कोई क्लास फेलो है या कुलीग है तो हम उसके साथ। कजन्स की भी आपने बात की, तो कजन किस तरह जो है वो एक लड़की को अपने चुंगल में लेके आते हैं, किस तरह फंसाते हैं, किस तरह यूज करते हैं, कजनों के लिए क्या मैसेज है? वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा लेवल है ना ट्रस्ट। बताएं थोड़ा सा, इसको डिस्क्राइब करें। आप ये देखें कि कजनों में क्या होता है, शुरू में तो सब बच्चे होते हैं, साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े हो रहे हैं, आपके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो आप खुद को रोकते हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको बताएं, आपको गाइड करें कि भाई अब आप बड़े हो रहे हो, यू हैव टू मेक अ डिस्टेंस। लेकिन अगर वालिदैन भी नहीं बता रहे और आप जो है उसकी तरफ जा ही जा रहे हो चीज़ों की तरफ, तो फिर मामला ख़राब हो जाती है। क्योंकि कज़न्स वाला मामला ये है कि कज़न्स में लेवल ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। ये इतनी क्लोज चीज़ है कि कोई मतलब इस पे तो वो करेंगे नहीं। वो तो कहें बहन भाई बहन भाई, बहन भाई नहीं होते भाई। बहन भाई सिर्फ वही होते हैं जो आपके माँ बाप से पैदा हुए होते हैं। ठीक है, बाकी हर कोई नामहरम है आपके लिए। बहन भाई कह के, बहन कह के कि वो यूज कर लेते हैं। हाँ, मतलब आम सी बात है ना, कोई जिसके साथ आप बड़े हो या खेलते कूदते हुए, उस वक्त आप बच्चे थे। मेक इट रियलाइज, उस वक्त आप एक दूसरे को टच भी कर रहे थे, आप एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे। That doesn't mean कि अब आप बड़े हो गए, आप जवान हो गए तो आप सेम चीजें करो। ठीक है। तो ये चीजें बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बल्कि हदीस भी है ना कि जब आपके बच्चे बड़े हो तो उनके बिस्तर अलग कर दो, इवन के बहन भाइयों के बिस्तर अलग कर दो। वालदा के पास नहीं, जो बड़े हो गए आप अगर, तो वालदा के साथ भी नहीं सो सकते। तो इतनी ज्यादा दीन हमें क्यों चीजें बता रहा है? क्योंकि दीन हमारी जो बका है उसका जामिन है। दीन हमारी बका चाहता है। तो इंसानी बका जो है वो इसी में है कि हम कुछ हदूदो क़यूद को
मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ख़ुद सरेंडर कर जाती हैं। मैं तो उसको वाज़ेह अल्फाज में ये कहूँगा कि वो ख़ुद शायद वो चाहती हैं कि उनका जिस्म जो है वो नोचा जाए, उन्हें यूज़ किया जाए। उन ख़वातीन के लिए क्या कहती हैं और वो कैसे होती हैं, ये भी बताएं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो लगता है, मैं इस पे अपनी एक राय दूंगी कि कोई भी खातून शायद नहीं चाहती होती कि उसको यूज किया जाए। कहीं ना कहीं शायद वो यूज हो चुकी होती है। और फिर जब उसको पता चल जाता है कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर वो कहती है ठीक है अब यूज कर ले मुझे ज़माना, जो कि कोई सही बात नहीं है, जो कोई जस्टिफाइड नहीं है। बट ये एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं एज ए फीमेल ये समझती हूँ कि औरत बहुत पोजेसिव होती है अपनी इज्जत को लेके, अपनी इस्मत को लेके। तो अगर कोई औरत इस लेवल पे चली जाती है तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस उसका ऐसा होता है उसके पीछे कि वो ऐसा कर रही होती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हो गया, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसका तो कसूर नहीं था, क्योंकि ज्यादती करने वाला जो है उसने तो करना है, वो तो उसका माइंडसेट है, बिल्कुल वो तो करेगा। और जहाँ तक बात है कि ख़वातीन इस तरह की हैं सोसाइटी में, तो हैं, बिल्कुल हैं, ऐसी ख़वातीन हैं और वो अपनी आदत की वजह से, अपनी फितरत की वजह से मजबूर होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ख़वातीन जो हैं वो बहुत पोजेसिव होती हैं अपने आप को लेकर। ओके अच्छा, इस वक्त सोसाइटी में शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। शुगर डैडी कॉन्सेप्ट, शुगर मम्मीज का भी बड़ा कॉन्सेप्ट, शुगर मम्मी का भी चल रहा है। वो कैसे, मुझे तो नहीं, शुगर मम्मी का बता। आंटीज का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक आई वाज सो शॉक कि मैंने जब एक बैक टू 3 years एक नॉवल पढ़ा और वो इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। जी बताएं, पूरी स्टोरी बताएं। आपको स्टोरी सुनने का बहुत शौक है। दरअसल मैं चाहता हूं कि लोगों तक कुछ अवेयरनेस जाए और लोग इससे कुछ सीखें सोसाइटी में, कि अभी तक जो है इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद फिर भी हमें खबर सुनने को मिलती है कि यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर ने हाल ही में, बुरे वाला की खबर है कि 14 साल बच्ची जो है वो हामला हो गई है। वो वालिदैन उस बच्ची को भेजते थे, वो स्कूल में जाती थी, उस 9th क्लास की बच्ची थी, और उसके जब टेस्ट करवाए गए वो हामला थी। तो बताएं ना, ये किसने अवेयरनेस देनी सोसाइटी को? अगर कोई बात करता है तो टैबू समझ के उसको, उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं और कहा जाता है कि जी वल्गैरिटी सोसाइटी में फैला रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि लोगों को कम से कम कोई, जहाँ पे ये इतना कंटेंट देख रहे हैं, कोई उनके काम की चीज़ भी उन तक पहुँच जाए ना। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं ना अरसलान, वो ये है कि उनको चाहिए अपने घर से बच्चियों को ये समझाएं, सिखाएं भेजते वक्त। मैंने देखा है माएँ जो हैं, मोस्ट ऑफ दी केसेस उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चियां हमारी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है। जब एक बच्ची 13-14 साल की उम्र को पहुंचती है, उसके अंदर नफ्सियाती, जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां आ रही होती हैं। वो अभी खुद नहीं समझ पा रही होती कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसी में जब इस तरह के सिनेरियो शुरू हो जाते हैं, मर्दों की तरफ से उसको हरास करना या उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करना, तो उसका तो माँ के साथ इस तरह का कोई रिलेशन ही नहीं होता कि वो बता सके। बड़ी बहनों के साथ अक्सर नहीं होता। देखिए, आपस में जो कम्युनिकेशन है ना, जो बॉन्डिंग है सोसाइटी में अपनी फैमिली के साथ, वो बहुत जरूरी है। लड़कों के साथ भी ये इश्यूज होते हैं, वो गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और कोई भी चीज वो अपने वालिद से शेयर नहीं कर रहे होते या अपने बड़े भाई से शेयर नहीं कर रहे होते, वो दोस्तों से कर रहे होते हैं। दोस्त कौन होते हैं? जिनको खुद नहीं पता होता किसी चीज का। तो देखें, ये हमारी इनसिक्योरिटीज जो है ना, उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आप उठा के देख लें, इस वक्त कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, इनसिक्योर लड़कियों की इनसिक्योरिटी से खेल रही है। वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है, वो मर्दों से खेल रहे हैं और वो कमा रहे हैं। वो इन्हीं इनसिक्योरिटी से खेल रहे हैं। तो क्या चीज़ है? इसीलिए क्योंकि हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं पता, हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं करते। देखिए, एक लड़की को अभी जो 14-15 साल 16 साल की एज ब्रैकेट में है, वो जवान हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके फेस पे पिंपल्स आएंगे ही आएंगे, उसका कलर अभी इतना नहीं साफ होगा, उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है। देखें, आप इन्वायरमेंट भी तो देखें ना कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो वही होते हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रख रहे होते हैं मोस्टली। तो उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, खुराक इतनी अच्छी नहीं है, उनका वो सारा एक सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी करते हुए
बहुत खूबसूरत नजर आए। ठीक है। अब इनसिक्योरिटी तो है, खूबसूरत तो दिखना है। हमने एड्स में भी देखा हुआ है कि खूबसूरती होनी चाहिए, हमारी स्किन ग्लास स्किन होनी चाहिए, गोल्डन स्किन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनसिक्योरिटी तो है, बिल्कुल ठीक है। कैश कराती है बात हम इंडस्ट्री। नॉवल की कर रहे थे, नॉवल की स्टोरी। हाँ, हम नॉवल की स्टोरी से चले थे और बात कहीं और पहुंच गई। सो नॉवल की स्टोरी ये है कि शुगर ममीज भी हैं। आंटीज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मोस्टली जो हाई क्लास की खवातीन होती हैं, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन ये हमें देखने को रिकॉर्डेड बातें ऐसी मिलती हैं, हम तक पहुंचती हैं सोर्सेस से, बिल्कुल, कि उनके शोहर अपने बिजनेसेस में बिजी हैं या वो फिर दूसरी औरतों के साथ बिजी हैं, और औरतें यहाँ पे अलग से बिजी कुछ हैं। अब्रॉड चले जाते हैं, वो तो पैसे में इतना कमाते कमाते वो सब कुछ वो सारी जिंदगी वहां गुजार के आ जाते हैं। अच्छा। अब इंसानी नीड्स तो वहीं पे खड़ी हुई है ना, उम्र का कोई भी हिस्सा हो या आप किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हो। अब उसमें क्या होता है कि इंसान ने अपने ऊपर काबू पाना होता है कि हमने खुद को कैसे बचाना है या हमने अपने किरदार को कैसे महफूज रखना है इन चीज़ों से। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह पे हैं, हर सोसाइटी में है, लेकिन जो नहीं रख पाता वो फिर गिर जाता है, उसका किरदार नहीं रहता। शुगर मम्मी इस तरह अब अच्छा, वो छोटे बच्चों को अपने जाल में, नौजवान लड़कों को देखें, जिस तरह लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी में आई हुई, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लड़कों को भी तो चाहिए भाई। बिल्कुल ऐसे ही तो वो लड़के ये करते हैं कि वो उन आंटीज को खुश करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ फिरते हैं, वो उनको शॉपिंग्स करवा के देती हैं। सो सेम इज द और केस। फिर इस तरह के जो केसेस हैं लाहौर के अंदर भी बड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। लोग जो लाहौर तो हब है इस चीज का। यहाँ पे आपको वो, अब मैं क्या ही कहूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बस बचाए। ठीक है। तो शुगर डैडी क्या कहती हैं कि शुगर डैडी किस तरह लड़कियों को, अच्छा जो लड़कियां शुगर डैडी सिलेक्ट कर लेती हैं उसके बाद क्या वो ही उनकी जिंदगी का सब कुछ होता है या फिर जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी? नहीं, वहाँ पे एक शुगर डैडी नहीं होता, वहाँ पे बहुत से होते हैं। फिर मुझे एक लड़की मिली थी और उसने मुझे बताया कि वो हॉस्टल में रहती है और वो कहती है कि मेरे साथ जो लड़की रहती है उसका निकाह हो गया। अब जिससे उसका निकाह हुआ है वो बंदा अच्छा है, बैंक पे काम करता है, लेकिन वो हर वक्त उससे लड़ती है और वो कहती है कि मैं इससे अपना निकाह खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे उस लड़की के क्या सिनेरियो कि उसने बहुत से दोस्त बनाए हुए अपने सो कॉल्ड, ठीक है, और उनसे वो शॉपिंग करके आती है, कभी उनके साथ वो नाइट आउट कर रही होती है, कभी वो उनके साथ कहीं जा रही होती है, कभी कहीं जा रही होती है। सो दीज आर द रियल टाइम स्टोरीज जो आप हॉर्सेस माउथ से सुन रहे होते हो कि ये हो रहा है, ये इसी दुनिया में हो रहा है। अच्छा मैम, इसके अलावा आपने कोई हरासमेंट का केस कोई देखा हो या फिर आपके साथ किसी ने शेयर किया हो? मुझे एक लड़की का मैसेज आता है, वो मुझे बताती है कि उसके साथ हरासमेंट हुई, किसी ने उससे बैड टच किया और जब उसने शुरू में तो उसे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ एकदम हो क्या गया है, उसके कोवर्कर ने उसके साथ ये किया था। एंड देन उसने रिपोर्ट किया रेलेवेंट डिपार्टमेंट को, उन्हें जाके बताया कि मुझे उसने गलत अंदाज में टच किया है। तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं आपको वहम हुआ होगा, दिस एंड दैट, चलें हम सीसीटीवी निकलवाते हैं। और जब सीसीटीवी निकलवाने की बारी आई तो सीसीटीवी ही वहां से डिलीट कर दी गई। वो अच्छा, लाइक प्रूफ्स ही मिटा दिए गए। आप ये देखिए कि हैरेसमेंट जो होती है इस तरह के लेवल पे, वो कभी भी इदारे में मौजूद इन्फ्लुएंशियल लोगों के गठजोड़ के बगैर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले कर रहे होते हैं, बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। और फिर लड़कियों को, मुझे एक दफ़ा एक लड़की ने बताया कि उसको जो उसका इमीडिएट बॉस था ना, वो ये कहता था कि मुझे अपनी तस्वीरें भेजो। रात को से मैसेज करता था, तंग करता था और कहता था कि मुझे अपनी दुपट्टे के बगैर तस्वीर भेजो, मुझे इस तरह के पोज में तस्वीर भेजो। और वो बेचारी इतनी ज़्यादा उससे तंग आई कि उसने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अब आपका जो जॉब देने वाला बैठा हुआ है वही अगर आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार है तो आप क्या करोगे? आप किसके पास शिकायत लेके जाओगे? तो बहुत से इदारों में ये हो रहा होता है। और फिर हमारी जो ये इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती हैं फिर, क्योंकि ज़रूरत के लिए ही मेजॉरिटी जॉब कर रही होती है और कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उस आवाज़ को दबा दिया जाता है, बहुत बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे।
तो ऐसे करप्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आप एज अ जर्नलिस्ट जो है क्या कहना चाहेंगी कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी क्या लड़कियां जब एंकर बनने के लिए आती हैं या फिर राइटर बनने के लिए या कोई भी वो मतलब कि ज्वाइन करती मीडिया इंडस्ट्री को, तो तब उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है कि एक्सप्लॉइट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, क्योंकि बुरी ज़हनीत के लोग जो मौजूद होते हैं ना बड़ी सीट्स पे, वो फिर अपनी उनकी जब नीड्स नहीं फुलफिल हो पा रही होती, जब उनकी वो जो नापाक अज़ाइम नहीं पूरे हो पा रहे होते, तो फिर वो बहुत चैलेंजिंग बना देते हैं उनके लिए, क्रिएट कर देते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वो ग्रो ना कर सकें, वो अपनी चीज़ों को अचीव ना कर सकें। बिल्कुल। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है उन ख़वातीन के लिए। बट कुछ लोग ब्लेस्ड भी होते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वो अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टेज ये चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि इंसानी इंटरेक्शन है और इसमें चीज़ों को कंट्रोल करना ना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही घटिया इंसान है जिसके पास अल्लाह ने इतनी पावर दे रखी है कि वो किसी को जॉब दे रहा है, किसी के घर का चूल्हा उसकी दी हुई सैलरी से पूरा हो रहा है और वो उस चूल्हे को जलाने के लिए उस बंदे को एक्सप्लॉइट करने की डिमांड करता है। वो बिल्कुल ऐसे और उसको मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल उसकी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बहुत रियलिटी है और ये हर फील्ड में आपको नजर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल अगला ये है कि मंटू ड्रामा आपने देखा होगा इस वक्त? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? कुछ क्लिप्स उसके देखे हो? 1 or 2 मे बी, कुछ सुना तो होगा। मंटू ड्रामा इस वक्त इंडस्ट्री में आ चुका है। अच्छा, उसमें एक सुन चुकी हैं। उसमें एक टीचर जो है वो अपनी ही स्टूडेंट से उसका मोहब्बत का जो पहलू है वो छिलकने लगते हैं या मोहब्बत उसके दिल में जो है वो आ रही होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अभी तक जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है? आईटी में लोग जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम यहीं पर अटके हुए हैं। क्या कहेंगी आप इस पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मुझे उस ड्रामे की स्टोरी लाइन का कुछ पता है, जो आइडिया है मुझे, वो ये है कि उस लड़की की ऑलरेडी कहीं शादी हो रही है, ठीक है, और तब उसके टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काबिले एतराज़ बात हो सकती है, क्योंकि देखें इंसान है और टीचर से भी आपको मोहब्बत हो सकती है। अव्वल तो टीचर का जो रुतबा है वो रूहानी वालिद की तरह है, हाँ। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते तो फिर निकाह है, देखें, और तो कोई रास्ता नहीं है ना। अच्छा, बड़े केसेस भी मैंने तो देखे हैं, सुने हैं कि स्कूल में जी टीचर ने लड़की से, अभी कल की खबर है कि वो कोई खातून है बड़ी उम्र की और उसने, वो हुजरा की शायद खबर है, 2 बच्चों के साथ स्कूल की, जो कि उसने अपने जो कि जाल में फंसा लिया और इस तरह के मामलात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टीचर अगर वो पसंद करते तो कर लेनी चाहिए शादी? टीचर अगर आपको इज्जत दे सकते हैं, इज्जत बना सकते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। वो टीचर्स। तो मंटू ड्रामे में काबिले एतराज़ बात कौन सी है? मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ आ रहा है कि उस लड़की की ऑलरेडी कहीं शादी हो रही है और वो अपनी शादी होते हुए भी यहाँ पे टीचर से चक्कर चला रही है, उसके इश्क में पड़ी हुई है। ये काबिले एतराज़ बात। और ऐसा मतलब कि देखिए, वो लॉयल्टी तो गई ना। अगर आप एक बंदे के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो और आप उसके साथ दिल से हो ही नहीं, आपका दिल कहीं और पे है, आप खुद कहीं और पे हो, तो वो तो कोई लॉयल्टी वाली, सिंसेरिटी वाली तो बात ही नहीं हुई। वो तो वफा और हया का तस्वर तो वहाँ पे गया ना, ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप कहती हैं कि एक मर्द के लिए शादी के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, वो कौन सा बड़ा इम्तिहान है? बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना? अपनी माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस करना, वक्त को, उनके हकूक को पूरा करना, उन दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट देना और उन दोनों को एक दूसरे से रिस्पेक्ट दिलवाना। ये एक मर्द के लिए चैलेंज होता है। ठीक है। देखिए, जब किसी की शादी होती है तो वो ऑल टुगेदर बस वो एक मामा का बच्चा होता है जिससे माँ ने प्यार किया होता है और माओ को अपने बेटों से बड़ा प्यार होता है। तो वो शेयर करना जो होता है ना, वो बड़ी एक टफ सिचुएशन होती है माँ के लिए। उसमें अब जब बीवी आती है, वो अपना घर छोड़ के आई हुई है और अब उसने सारी जिंदगी इस बंदे के साथ गुजारनी है।
सो उस बीवी के लिए भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि भाई मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, तो ये बंदा भी मुझे पूरा नहीं मिल रहा। तो बंदे को फिर क्या करना चाहिए? बंदे को फिर बैलेंस करना चाहिए ना। किस तरह करना चाहिए? तो माँ के हकूक जो है उनको पूरा करना चाहिए, और अपने हकूक जो बीवी के साथ उसके वाबस्ता है उनको भी पूरा करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इसके बावजूद बीवी ये फील करे कि जी नहीं मेरे हकूक जो है उसको रोंदा जा रहा है, और माँ को आप पूरे करें तो क्यों फील होगा? जब मतलब पूरे हो रहे हैं तो फिर तो फील नहीं होगा ना, जब नहीं होंगे तो फिर फील होगा। ठीक है। इसके बाद आप कहती हैं कि जबरदस्ती की शादी में असल कसूरवार कौन होता है, बताएं। जबरदस्ती की शादी में? हाँ। जबरदस्ती की शादी मेरे ख्याल से मर्द की तो बिल्कुल नहीं होती, औरतों की फिर हमारी सोसाइटी में हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि अब चेंज हो रहा है, नहीं होती। अब नहीं होती? अब उस तरह से नहीं होती, लेकिन स्टिल होती है, उस तरह से नहीं होती जैसे पहले। बिल्कुल ही ये था कि लड़की से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता था, और उसे बता दिया जाता है कि अब तुम्हारी इसके साथ शादी होनी है और अब तुम्हें इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, और लड़की के पास ना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब मीडिया आ गया है, बहुत चेंजेस आ गई हैं एजुकेशन की वजह से, अब लड़कियां इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं, तो अब अक्सर लेकिन आप समझती हैं कि ये सब कुछ आने के बावजूद जो है वो हालिया एक रिपोर्ट है कि जिसमें 9 माह के दौरान तकरीबन 6,500 ख़वातीन ने अपनी जो कि शरीक हयात से अलहदगी इख्तियार करने के लिए खुला लिया है। जी बिल्कुल खुला लिया है, और वो भी सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। अभी मैं और किसी शहर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के आई हूँ। 6,200 खुला के केसेस जो हैं वो फाइल हुए हैं, और देखिए इसमें आपने वो रिपोर्ट भी अगर देखी हो तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि ज़बरदस्ती की शादी है, वहाँ पे ये भी बताया गया है कि शादी के बाद जो माशी हालात हैं वो नहीं अच्छे रह पा रहे, तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है उसमें। और फिर तशद्दुद की भी एक उसमें बात की गई है कि शोहरों की तरफ से तशद्दुद भी होता है, और ये रियलिटीज हैं, बिल्कुल ऐसे और हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्या है, इस शादी एक चीज़ नहीं है, मतलब कि हम सिर्फ कहें कि ये पसंद की शादी होने या ना होने की वजह से तलाक़ें हो रही हैं। इसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। शादी एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है। ये ऐसे ही है कि आपने एडमिशन ले लिया वेकेंट यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का तो फिर दौरानिया है ना 4 साल, आपको पता है डिग्री मिल जानी है, लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें से आपने नहीं निकलना, और ऐसे में ही रहना है, और एक दूसरे के साथ ही रहना है, हयात आपका जो है ना वो सिलसिला चलना है। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि एक दूसरे के लिए बर्दाश्त भी हम अपने अंदर पैदा करें, और सबसे अहम चीज़ है लॉयल्टी होनी चाहिए हमारे अंदर। देखें मटीरियलिस्टिक है दुनिया। अच्छा, लेकिन कहीं पे बहुत से शोहर जो हैं, मैंने खुद देखा अपने बच्चों की खातिर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं खुदा के लिए मुझे ना छोड़ो, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि औरत जब जाती है फैसला करती है तो उससे पहले जा चुकी होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मर्द भी जा चुका होता है, सिर्फ औरत नहीं जा चुकी होती है। फिर आप तो मर्द की ज़्यादा साइड ले रही हैं और औरत की ज्यादा साइड ले रही। हर बात में आप कहती हैं कि 4 शादियां भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, हकायक बता रही हूँ। मैं उन लोगों से नहीं हूँ जो सिर्फ सोशल मीडिया आप ये भी कह देना, आप ये भी कह दें कि मर्द जो है 4 शादियां कर सकता है, इस्लाम में जायज़ है, करें वो अगर हकूक पूरे कर सकते हैं। हकूक पूरे करते हैं, एक के करते हैं आपके यहाँ मर्द। यहाँ वो 6,200 जो खुला के केसेस आए हैं वो क्यों आए हैं? मुफ्ती मसूद हैं, देखें उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं। वो आप मुफ्ती मसूद साहब से फिर पूछ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, तो फिर आप भी कहीं ना कि जो मर्द जो हकूक पूरे कर सकते वो 4 शादियां करें। चले उनकी मिसेस से जाके पहले ये तो पूछें कि वो हकूक पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नाम अभी 3 तो होगी, इकरारुल हसन है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मैं अगेन ये कह रही हूँ कि ये सब ने अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटीज को देख के ही तय किया होता है। आप मुझसे बात करेंगे तो आप मेरी बात करेंगे, तो मैं आपको अपना व्यू दे चुकी हूँ। मतलब कि आपके पर्सपेक्टिव के मुताबिक मर्द को वैसे 4 शादियां नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जब किसी से मोहब्बत करते हो तो फिर किसी दूसरे तीसरे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। एक से जब आप मोहब्बत करते हो, मोहब्बत आप क्या समझती है कि किसी लड़की में इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि वो अपने शौहर को कह दे कि चलें आप दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो? वर्स्ट केसेस में कह भी सकती हैं। देखें बहुत सी मजबूरियां हैं इस सोसाइटी में, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो मर्दों की इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं होता। बच्चों के, मेरे पास एक केस आया, एक खातून है और जी बड़ी उनकी शादी हुई थी, मोहब्बत की और सब कुछ,
उनके शौहर ने जी एक दूसरे मुल्क में रहने वाली खातून से मोबाइल पे दोस्ती करके और उससे शादी कर ली। ठीक है। और बीवी को बस बता दिया कि ठीक है तुम्हें अब रहना है, तुम्हें रहना है यहाँ पे, मेरे बच्चों की तुम माँ हो। और खुद उसके साथ जाके वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो औरत कह रही है कि मैं क्या करूँ, मेरा क्या है, बताएं कि उस औरत का क्या कसूर है जिसने उसके 4 बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें पला, मेरे ख्याल में तो वो दरिंदा है जो इस तरह बढ़ा के उसे बड़ा किया है। तो देखिए शेयरिंग नहीं होती, शायद औरत बहुत कुछ शेयर कर लेती है, अपना शौहर जिससे वो मोहब्बत करती है उसे शेयर नहीं कर पाती। ये औरत की फितरत है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि शेर व शायरियाँ बड़ी पसंद करती, मर्द की मोहब्बत, फितरत, और फिर इस पे मुझे कोई आपके शेर बहुत अच्छे लगे हैं, किसी भी शायर का कोई शेर सुना दे। फिल वक्त तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। अच्छा, पूरी पॉडकास्ट में आपने बात की कंप्लीट, आपने जो कि अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, पैगाम भी दिया। अगर आप अपने लिए किसी लड़के को पसंद करती हैं तो उसकी आप शक्लो सूरत सीरत में क्या चीज़ देखेंगे और आप कहेंगे कि ये लड़का मैंने पसंद करना है? मुझे लगता है कि जिसका कैरेक्टर इतना बेहतरीन होगा कि वो एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान होगा, तो मुझे लगता है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगी। उसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है? नो, these things don't matter to me। वो कोई मसला नहीं। No। सिर्फ वो करैक्टर का अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक जिम्मेदार और काबिल इंसान होना चाहिए, जो मेहनत करना जानता हो, इज्जत करना जानता हो, वफा करना जानता हो। अच्छा, एज फैक्टर भी बड़ा होता है, तो एज के हवाले से क्या कहेंगे? आपसे छोटा हो या बड़ा हो या दरमियाना हो? बस इंसान हो, अच्छा इंसान हो। बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके लिए जब अल्लाह ने कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी सोच के या हम स्टैंडर्ड्स बना के ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जब पैमाने बना लेते हैं कुछ ख़ास किस्म के, उन पैमानों पे जब पूरा नहीं उतर पाता कोई, तो फिर हमें अल्टीमेटली हमारा खसारा होता है। तो बस मुझे लगता है कैरेक्टर होना चाहिए, दीन होना चाहिए एक बंदे के अंदर, और ठीक है एक मुनासिब हद तक अच्छी शक्ल। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो ज़ात से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ज़ात, हम सब की ज़ात इंसान है, हम सब इंसान हैं। तो कोई अपने कॉलो फेल से, अपने किरदार से अच्छा या बुरा बनता है, ज़ात पात से नहीं। वो उस पर इख्तियार नहीं है ना, मेरा या आपका इख्तियार नहीं है कि हम किस घर में पैदा हुए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए। सो हम अब क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी में कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में, इसकी बेसिस पे किसी को जज करना है तो अच्छा, बहुत सी लड़कियां जो है एजड हो रही हैं, लेकिन उनको लड़का पसंद नहीं आ रहा। कहीं पर तो मसला आ रहा है जी हैंडसम नहीं है, कहीं पर मसला आ रहा है जी वो पैसे वाला नहीं है, और कहीं पर करैक्टर के इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या समझती हूँ लड़कियों को कौन सी कुछ 2-4 चीज़, उसमें 1-2 छोड़नी भी पड़े, लेकिन उसे शादी कर लेनी चाहिए, घर में बैठ के बोड़ी नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगी? मुझे लगता है इज्जत करने वाला इंसान हो, अच्छा इंसान हो, जिम्मेदार इंसान हो, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। पैसा आनी जानी चीज़ है, अल्लाह ताला ने अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है तो आपके जाने से उसे मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ आपके हिस्से में रिस्क, तो उसके बाद जो है वो भी चला जाएगा। तो अल्लाह पे तवक्कल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आपके बारे में इंटरव्यू करना है। आपकी वजह शोहरत जो है वो ये हिजाब बना, ये निकाब बना, और इसने आपको इंतहाई जो कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें दी, और आप सोशल मीडिया सेंसेशन भी बनी इसी हिजाब की वजह से। मुझे ये बताएं कि हिजाब का असल मकसद क्या है और इसकी तारीफ़ क्या है? मुझे लगता है अल्लाह ने हिजाब जो औरत के लिए बनाया है वो बहुत ही एक खूबसूरती उसे दी है, उसका हुस्न इससे बहुत इन्हांस हो जाता है। और आप एक मुसलमान औरत हैं, आपकी पहचान है आपका हिजाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आप समझती हैं आपका हिजाब इस्लामी तरीके के मुताबिक है? मुझे लगता है कि इस्लामी गैर इस्लामी ये टैग्स देने वालों को पहले हिजाब करने के ऊपर जोर देना चाहिए, उसके बाद ये बात की बहसें हैं। बात की बहसें। लेकिन आप एक जगह पे कहती हैं कि मैंने सूरह नूर पढ़ने के बाद हिजाब का फैसला किया। जी बिल्कुल। उसमें क्या फरमाया गया था? उसमें अपनी जो ख़वातीन हैं उनसे कहा गया है कि पर्दा करो उन लोगों से जो आपके नामहरम रिश्ते हैं, ठीक है। उसमें सारे रिश्तों को एड्रेस करके आप अगर आयत की डेफिनेशन वगैरह निकालेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि वो आपके नामहरम रिश्ते हैं। अब उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो ग़ज़वा मुस्तस्फीन का, और जब तक हिजाब की आयत नहीं आई थी उससे पहले तक अम्हातुल मोमिनीन जो हैं
वो भी चेहरे का पर्दा नहीं करती थी बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, सहाबा से। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे अहकामात आए थे बिल्कुल ऐसे ही। और जो हज़रत आयशा पे एक नौज़बिल्ला तोहमत लगाई गई थी और उसी के जवाब में सूरह नूर आई थी। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि जो हमारा दीन कहता है वो अब आपकी स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है वो आपका फेस होता है। ठीक है। कि कोई भी खातून है वो डिफरेंट नजर आती है दूसरी खातून से, तो वो अट्रैक्शन मर्द के लिए सबसे पहले उसका चेहरा होता है। ठीक है। अच्छा, तो आप उसको कवर करना जरूरी है, मुझे ये लगता है। आपको लोगों लगता की है, इस पे डिफरेंट राय हो सकती है और हर एक लेकिन इसकी इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है? इस्लाम जितना मुझे समझ आया कि आपको फेस कवर जरूर करना चाहिए। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको सर से लेके पाँव तक जो है वो बेहतर तो यह है कि आप बगैर किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन जब आप निकलें तो एक चादर ओढ़ कर निकलें कि जिसमें आपके हाथ पाँव और आंखें भी तब नजर आनी चाहिए कि जब आपको कहीं ये बड़ी आंखें भी तब नजर आनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है ये जो इस्लाम की ये मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें मेरे वो आपसे क्वेश्चंस वो हैं जो लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं, जो कि एक यहाँ पे एक अतीका नामी लड़की कहती है ये हिजाब नहीं, ये कुरान पाक को गलत तस्वर दे रही है। ये अतीका ने कौन से फतवा में लिखा ये आपके इंस्टाग्राम पे उन्होंने आपको पोस्ट के नीचे कमेंट्स किया। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के आपको कमेंट्स मिलेंगे। और ये कौन लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जिन्होंने खुद हिजाब नहीं किया हुआ होता, जिन्होंने सर पे दुपट्टा तक नहीं किया होता, वो खवातीन आके हमें बता रही होती हैं कि हमें हिजाब नहीं, हमने सही हिजाब नहीं किया हुआ। लाइक हु द हेल यू पीपल आर टू जज कि किसी ने सही हिजाब किया या नहीं किया। ठीक है। जब आप खुद कर लो ना सही हिजाब, अगर आपको लगता है कोई सही हिजाब है और आपने वो कर लिया है तो फिर आप दूसरों के ऊपर आके बात करो। और जब मुझे लगता है कोई सही हिजाब कर लेगा ना तो वो किसी के ऊपर बात करने के लिए आएगा भी नहीं। एक साहब लिखते हैं कि ये हिजाब नहीं, ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है और ये अपने आप को सिर्फ शोहरत की इसने ड्रामा बनाया खातून ने। अब उन साहब की सोच आपको उनके कमेंट से नजर आ रही है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप इस जो कि अबाए से हिजाब से मुतमिन हैं अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन। आप समझती हैं कि इसमें जिस्म की जो कि नुमाइश नहीं होती? आपको लग रही है कोई नुमाइश? बहुत सी वीडियोस में वैसे नुमाइश नजर आ रही थी जिस्म की ढाल नजर नहीं। मुझे नहीं, ये मेरे आप पे इल्जामात नहीं है, ना कोई मैं लगा रहा हूँ। मेरा पर्पस ये था कि लोग जो आप पे कमेंट्स कर रहे हैं ताकि उनको इसका जवाब मैं तो आपकी बात पूछ रही हूँ, आपके सामने लग रहा है आपको कि मैं आपको यहाँ नुमाइश कर रही हूँ, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ये कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस्लाम के मुताबिक ये कि आप कह रही हैं कि आपका मकसद ये था कि अपने आप को ढांपना, लेकिन आपको कहीं से लग रहा है कि मैंने खुद को नहीं ढांपा हुआ। आपने अपनी कोशिश तो पूरी की हुई। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, अब कोई कुछ भी सोचता है वो उसका मसला है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बुर्का पहनने के हवाले से जो बताया गया है कि कौन सा बुर्का पहनना चाहिए और कौन सा जायज़ है, उसमें ये कहा गया कि बुर्का इंतहाई सादा हो, इसमें नक्शो निगार और ज़ेबो ज़ीनत जो है ना हो, और ना ही ऐसा रंग हो जो ये इस्लाम के मुताबिक दारुल-फ़िता। अच्छा, इसमें ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई औरत खुशबू लगाकर लोगों के पास से गुजरे तो ऐसी औरत ज़नाकार है। ये तिरमिज़ी के अंदर फरमाया गया है। और इसके बाद एक ऐसी भी हदीस है कि जिसमें अच्छी तरह ये मालूमात होती है कि अल्लाह के नज़दीक औरत के लिए पर्दा करना इस कदर पसंद है और अहम है कि इस बात का तकाजा हो कि जब औरत किसी ज़रूरत के लिए घर से निकले तो उसको चाहिए कि वो मुकम्मल पर्दे के साथ बाहर निकले। दूसरा ये कि बाहर निकलते वक्त ही ऐसा बुर्का ना पहने कि जिससे इसका पर्दा ना हो। और इसके बाद लिखा गया है कि दूसरा कि हया की हिफाजत ना होती हो जो मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जो करे, क्योंकि जिस तरह बेपर्दा होकर निकलना अल्लाह ताला को ना सख्त पसंद है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि फैशनी और चुस्त बुर्का जो है पहनकर निकलना जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। मेरे ख्याल से मेरा बुर्का इस वक्त आपके कपड़ों से ज़्यादा खुला है। ठीक है। लेकिन कुछ वीडियोस में, कुछ तस्वीर में आपकी जो पिक्चर्स हैं वो उसमें आपके जिस्म की जो नुमाइश हो रही है। नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से आपको लगता है वो आपको अपनी नजर का पर्दा वहाँ पे करना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब जिन लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखे हैं उनको भी आप तो अपनी राय दे रहे हैं ना, आप तो अपनी राय दे रहे हैं, आप तो मुझ पे जज बन के ये बता रहे हैं नहीं मेरी बात, मैं अपनी बिल्कुल आप उन खवातीन से लाख दर्जे हजार दर्जे बेहतर हैं। मुझे किसी से बेहतरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अरसलान साहब। आप यहाँ पे जज बन के मुझे कह रहे हैं। मैं जज नहीं, मैं आपके ये कमेंट्स ये देखे कमेंट्स आते रहे, ये लोगों के ये कमेंट्स कहता है, कोई कहता रहे, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को क्या आप जवाब देगी, पैगाम दे चुकी हूँ।
मतलब कि इस्लाम के मुताबिक अगर आप इस तरह भी ये आपका मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अगर कहीं कमी बेशी है तो मुझे उसे पूरा करने की तौफीक दे। बिल्कुल ठीक है, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद किसी का बनता नहीं है कि वो मेरे ऊपर कोई कमेंट्स करे। बिल्कुल ठीक है। और बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं कि जो कहती हैं कि अबाया पहन के हम जो है वो कहीं कोई काम नहीं कर सकती, हम कहीं पे जॉब्स नहीं कर सकती, तो क्या आपको भी कोई बैरियर्स आए हैं जॉब्स के दौरान या कहीं काम करने में? ये उन घटिया सोच के मर्दों की वजह से होता है जिनको लगता है कि अबाया में भी लड़की जिस्म की नुमाइश कर रही है। जो लड़की अबाया पहन लेती है इट्स मीन कि वो खुद को कवर कर रही है। अब आपकी उसके ऊपर चीज है कि आप अपनी नजरों को कितना कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। कोई औरत अबाया पहन रही है, कोई औरत अबाया नहीं पहन रही, आप अपनी नजरों का कितना पर्दा कर रहे हो मर्द। औरतों के ऊपर आपको सारे जो है वो इल्जामात लगाने का हक हासिल है, ठीक है। और औरत पर्दा भी कर ले तो आप उसका पर्दा आपको नुमाइश लगता है, उसका पर्दा आपको दिखावा लगता है। आपकी नजरों का पर्दा कहाँ है? बिल्कुल ठीक है। और सोसाइटी में ऐसे भी हैं जिन्होंने टाइट्स पहने हुए हैं लेकिन वो भी हैं इस मुआशरे के, उन्होंने हर एक ने अपना जवाब खुद देना है अल्लाह के आगे जाकर। सोसाइटी में ये लोग बैठे हुए जो हैं ये जज बन जाते हैं। इन्होंने अल्लाह के पास से सर्टिफिकेट लिया हुआ है दूसरों को पास करने का। मतलब कि जो अपनी डगर पे लगा हुआ बिल्कुल ठीक है और उस हिसाब से वो अपना जो कर रहा है। हर इंसान ने अपना जवाब खुद देना है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है और अल्लाह ने ही उसको उसका अजर देना है। सो हमें क्या करना है, हमें जो समझ आ रही है जो दीन की, अल्लाह ताला से हमें उसके हवाले से मजीद दुआ करनी चाहिए कि हम और अच्छा करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ये बाकायदा मैंने उनकी आईडी जो है वो भी मेंशन की है। बहुत से लोगों के इतराज़ात थे, उन्होंने सवाल उठाए हुए थे कि जो भी एंकर आता है तहरीम काजी के साथ जो है वो सवाल जवाब करता है, उनके एडमायर करता है, लेकिन इनसे कोई सवाल ये क्यों नहीं करता कि वो क्या हिजाब भी इस्लाम के मुताबिक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो अगर आपने इसका कोई चीज़ों का गुस्सा किया तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। कहीं गुस्सा नहीं कर रही, कहीं आपको दिल आजारी हुई हो। मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ कि देखें हम यहाँ पे जज बन के क्यों बैठे हुए हैं। आप कोई चीज कोई कर रहा है, मैंने आपसे बहुत पहले भी ये बात की थी कि अगर कोई चीज कर रहा है, कोई स्टेप ले रहा है, तो अब मसला क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा लोगों को मसला ये है उन औरतों को जो चाहती हैं इस हिसाब से बाहर निकलना कि उन्हें पर्दा ना करना पड़े। उनके पास ये एक्सक्यूज हो कि पर्दा करके हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ये भी बात और बड़ी बात मर्दों को ये है कि उन्हें आदत हो गई है मजे लेने की खवातीन को वैसे देख के, तो उन्हें फिर ये होता है कि यार पर्दा करिए तो घर बैठ। पर्दा क्यों बनाए भाई? जब आप बाहर निकलने के लिए आ रहे हो तो उसके लिए पर्दा बनाए। पर्दा इसलिए नहीं बना कि आपने घर की चारदीवारी के अंदर बैठ के पर्दा करना है। पर्दा इसीलिए, हिजाब इसीलिए कि आप जब बाहर निकलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो वो आपके दरमियान एक बैरियर होता है। अगले बंदे को पता है शी इज अ मुस्लिम लेडी, मुझे अपनी हदूद में रहना है, और उस औरत को भी पता है कि मैंने इसके साथ कितनी हद बरकरार रखनी। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल से यहाँ सबको मौलाना बन के अपने फतवे जो है अब ना, मैंने आपकी जो कि आपके साथ पॉडकास्ट था उससे पहले मैंने किसी से शेयर किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई लिटरली कि मुझे जो आपका काम है जो अब तक मैंने देखा है वो इंतहाई बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा ये पिक्चर जो आगे से उन्होंने कहा कि भाई ये देखे कि इस पिक्चर में जो है उनके जिस्म की जो कि नुमाइश वो पूरी हो रही है, उसके बावजूद वो कह रही हैं कि मैं इस्लाम के मुताबिक। लेकिन मैंने कहा यार उनका जो काम है, जो उनके वीडियोस हैं, आप ये देख सकते हैं कि उसमें वो एक मैसेज ये देना चाह रही हैं कि आप हिजाब करके भी अपने आप को जो है वो फील्ड के अंदर ला सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उन्हें 5.5 फुट की औरत सर से लेकर पांव तक कवर नजर नहीं आ रही, उन्हें बुरके में से भी जिस्म ढूंढने की आदत हो रही है, तो ये उनकी नजर का मसला है, ये बुरके का मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ओके, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी इन जैसे मर्दों के लिए जो खवातीन को हिजाब में भी वो उस नजर से देख रहे हैं और हिजाब के बगैर भी उस नजर से देख रहे हैं? उनके लिए पैगाम यही है कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे, बस यही है उनका पैगाम। और खवातीन के लिए क्या पैगाम है, वो अपने आप को इस मुआशरे में किस तरह लेकर चले? खवातीन के लिए भी ये पैगाम है कि वो अपने आप को कवर रखें, अपने आप को अल्लाह से कनेक्टेड रखें और पॉजिटिविटी पे काम करें, नेगेटिविटी पे काम ना करें। हमारे मुआशरे का मसला ये है, वो मर्द हो या औरत हो, वो नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं।
चलें ठीक सो है। नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी पे बात करें। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा तहरीम काजी साहिबा, जिन्होंने इंतहाई एहसन तरीके के साथ हमारे से गुफ्तगू की और फिर उन्होंने जो मैसेज किया और जो उन्होंने एक गुफ्तो शनीद हमारे साथ डिस्कस कन्वर्सेशन जो हुई हमारी, वो इंतहाई जो है वो बेनिफिट साबित होगी, एडवांटेज है वो उन ख़वातीन के लिए कि जो अपनी लाइफ को कैरी कर रही हैं, पर अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आ रही हैं। उन्हें जो है आज के इस चरिंदों से, कौवों से, इन जो कि भेड़ियों से अपने आप को कैसे महफूज रखना होगा। और फिर उसके साथ साथ बहुत से लोगों के जो सवालों जवाब थे उनके आबाई के हवाले से, जो क्वेश्चन थे उसके ऊपर भी हमने बात की और उन्होंने बड़े एक ऐसे तरीके के साथ उसका भी जवाब दिया। और उम्मीद करते हैं कि आज की पॉडकास्ट जो है आपको बहुत ही जो है वो जो कि बेनिफिट साबित होगी आपके लिए, और एक नॉलेजेबल जो कंटेंट है वो आपके लिए हमने आज आपको मुहैया किया है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।